नॉट इवन लाइंग, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मैं बेहोश, आई एम एक्सट्रीमली क्लॉस्ट्रोफोबिक। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछोगे तो मैं बोलूंगी नहीं, मत करवाओ। वो अंदर का सारा एकदम ऐसे निकला जैसे कि नल में से पानी निकलता है। हाय माय क्यूटीज, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। If you're visiting my channel for the very first time, then let me introduce myself to you guys. Hi, I'm Ritika and I make content around beauty, fashion and lifestyle. Though it's been a long since I've done a long format video, but this is the time I thought कि भाई मुझे एक long format video बनानी ही पड़ेगी because of you guys. So उससे पहले मैं बता दूं कि आज के वीडियो में है क्या। आज के वीडियो में I'm going to share my Septoplasty experience. तो जिनको समझ नहीं आ रहा या नहीं पता कि मैं क्या बात कर रही हूँ, so let me give you a little context. So 2 years back I've got my Septoplasty done और मैंने ऐसे बहुत randomly एक short डाल दिया था उस चीज से रिलेटेड, ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स लेके, एंड आई एम अमेज्ड विद द रिस्पॉन्स। आप लोगों के इतने क्वेश्चंस आए, स्टिल आफ्टर 2 years मेरे को हर वीडियो पे मैं कोई भी शॉर्ट डालू, मैं कुछ भी डालू, मुझे आप लोग उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहते हो टिल नाउ। सो आई थॉट कि भाई दिस इज द वेरी हाई टाइम कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, माई सेप्टोप्लास्टी एक्सपीरियंस। शायद उससे आप में से किसी की भी हेल्प हो सके। जब मैं सेप्टोप्लास्टी कराने वाली थी तो उससे पहले मैंने भी बहुत ज्यादा सर्च किया था यूट्यूब वगैरह पे कि बेबी मुझे किसी का एक्सपीरियंस मिल सके, कोई मुझे ऐसा पता लगे किसी के थ्रू कि यार ये सही चीज है या नहीं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें क्या कॉस्ट आती है, क्या मुझे इस चीज के लिए जाना भी चाहिए या नहीं। सो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू गाइज जो आप क्वेश्चन मुझसे करते हो। सो आई बी शेयरिंग माई होल एक्सपीरियंस विद यू गाइज। दो मैं आपको बता दूं कि इसे 2 साल हो चुके हैं बात को, एंड अब मुझे चीजें उतनी क्लियरली तो याद नहीं है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि मुझे जो जो याद है, जो जो पता है, मैं सब वो आपके साथ शेयर करूँ। सो या ऑन दैट नोट वील स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। ओके, सो लेट मी टेल यू गाइस, मैंने कुछ कुछ नोट्स भी बना रखे हैं कि मुझे इस वीडियो में क्या क्या कवर करना है। सो आई विल बी कवरिंग लाइक व्हाट इज सेप्टोप्लास्टी, व्हाई आई गॉट इट डन, where I got it from, how it went, should you consider doing that or not, or there are any better alternatives for this, its cost, and did it really benefit me. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू गाइज, आपके जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आए थे, आई वांट कि मैं हर एक क्वेश्चन का स्पेसिफिक आंसर दूं, बट आई एम थिंकिंग कि मैं इस वीडियो में वो नहीं करूंगी बिकॉज ये मे बी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी देखने के लिए। सो मे बी विल टेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस, ओनली आंसरिंग क्वेश्चंस आस्क्ड बाय यू गाइज। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच पार्ट 2 एज वेल। और अगर ये वीडियो देखने के बाद भी स्टिल आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे, सो जस्ट ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी आंसरिंग देम टू यू। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। ओके, सो वील स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट पॉइंट कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ सेप्टोप्लास्टी, बिकॉज बेबी बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि सेप्टोप्लास्टी क्या होती है। सो लेट मी टेल यू गाइस, सेप्टोप्लास्टी इज अ वेरी कॉमन प्रोसीजर जो किया जाता है हमारे डेविएटेड डीजल सेप्टम को सीधा करने के लिए। अब अगर मैं आपको साफ सीधे और सरल शब्दों में बताऊं तो उसका मतलब है कि जैसे जो हमारी नोज है, उसके जो नॉस्ट्रल्स हैं, लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रल्स जो हैं, वो एक कार्टिलेज और बोन से डिवाइडेड होते हैं, राइट। सो जो वो नेजल सेप्टम है वो कभी कभार क्या होता है, राइट या लेफ्ट की तरफ थोड़ा ज्यादा डेविएटेड होता है। डेविएटेड मतलब उसकी तरफ होता है, लाइक वो बीच में होने के बजाय या तो थोड़ा राइट की तरफ होगा या थोड़ा लेफ्ट की तरफ होगा। तो इस चीज को सही करने के लिए सेप्टोप्लास्टी की जाती है। अब इस चीज को सही क्यों करना है, क्योंकि इससे बहुत लोगों को कुछ मेडिकल इश्यूज होते हैं, लाइक उनको नेजल कंजेशन की प्रॉब्लम होती है, उनका बहुत ज्यादा टाइम उनका नाक बंद रहता है, या उनको बहुत ज्यादा कोल्ड रहता है, उनको जुकाम रहता है, या तो उनको ऐसे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन सा फील होता है, या फिर बहुत ज्यादा स्नोरिंग होती है कुछ लोगों में। और उसका सबसे ज्यादा जो मेन चीज है जो लोगों को परेशान करता है वो होता है ब्रीदिंग इश्यूज, कि उन्हें सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होती है। दो इट इज नॉट वेरी रेयर, ये इट इज वेरी कॉमन थिंग। लाइक अगर आप 100 में से बोलो तो 50-60% लोगों में ऐसा होता है। सबकी नेजल सेप्टम डेविएटेड होती है, बहुत कम लोग होंगे जिनकी बिल्कुल सीधी होती है। बट द थिंग इज कि सब लोगों को इससे दिक्कत नहीं होती। कुछ लोग इससे बिल्कुल फाइन रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को, जो मैंने अभी चीजें बताई, उनमें से कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। सो इन शॉर्ट दिस इज सेप्टोप्लास्टी। अब सेप्टोप्लास्टी जब हम करवाते हैं तो मैंने आपको रीजंस तो बताया कि ये क्यों किए जा सकते हैं, लाइक क्या हमें प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से सेप्टोप्लास्टी की जाती है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सेप्टोप्लास्टी होती है अगर हम वो करवाते हैं तो वो सब इंटरनली होता है, उसमें एक्सटर्नली कोई भी कट्स एंड कुछ भी नहीं लगता। और ये बहुत लंबा कोई ऑपरेशन या प्रोसीजर नहीं होता। इट टेक्स ऑलमोस्ट 60 to 90 minutes। तो ये एक छोटा सा सर्जरी होता है जस्ट टू स्ट्रेटन आवर डेविएटेड सेप्टम।
और फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे पिक्चर्स भी लगा दूंगी ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आए, अगर आपको मेरा बोला हुआ समझ नहीं आ रहा तो आई ट्राइड कि मैं आपको बस सिंपल शब्दों में बता पाऊँ कि सेप्टोप्लास्टी एक्चुअली होती क्या है। और बहुत लोग सेप्टोप्लास्टी को राइनोप्लास्टी से भी जोड़ देते हैं, उनको लगता है कि ये शायद एक ही चीज है, बट नो, दिस इज नॉट। सेप्टोप्लास्टी एक अलग चीज है, राइनोप्लास्टी एक अलग चीज है। सेप्टोप्लास्टी एक मेडिकल इशू को ठीक करने के लिए है, वो हम सेप्टम सीधा कर रहे हैं, लेकिन तब जब हमें कोई दिक्कत हो रही है। राइनोप्लास्टी इज अ आप राइनोप्लास्टी में भी शायद आप लोग को पता होगा कि जो हम बोलते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी कराई है जस्ट टू इनहांस आवर फीचर्स और जस्ट टू चेंज आवर फीचर्स, जो भी लोग इस चीज के लिए ऑप्ट करते हैं, इट्स देयर चॉइस। और राइनोप्लास्टी में क्या होता है कि आप अपनी मे बी अगर आप नोज के लिए जा रहे हैं, नोज जॉब, अगर आपको आपकी नोज की शेप नहीं पसंद तो आप उसको रिस्ट्रक्चर करवा सकते हो, या आप अपने चिन अपलिफ्ट करा सकते हो, या कुछ भी करा सकते हो। सो दैट इज राइनोप्लास्टी एंड सेप्टोप्लास्टी एंड राइनोप्लास्टी आर बोथ डिफरेंट थिंग। इनको आपस में मत जोड़िए, वो एक मीम है ना कि हमें अपने में मत जोड़िए। सो दैट इज द थिंग हियर एज वेल। राइनोप्लास्टी और सेप्टोप्लास्टी दो अलग चीजें हैं, सो डोंट देम। ओके, ठीक है, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ व्हाई आई गॉट इट डन। मेरा सिनेरियो ना अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ही ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मतलब आप लोगों को भी लगेगा यार ये क्या है, ये मतलब क्या क्या हो रहा है, बट फिर भी आई शेयर माई एक्सपीरियंस। सो पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे ऐसे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी। लाइक सीरियस प्रॉब्लम इसमें यही होती है कि आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। मतलब बहुत लोगों को तो लाइक पंप्स यूज करने पड़ते हैं, तो तब जाके एट द एंड उन्हें बोला जाता है कि भाई अब आपको सेप्टोप्लास्टी करानी पड़ेगी, नाउ दिस इज द टाइम, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरे केस में मुझे प्रॉब्लम नहीं थी अपने नाक में कोई भी। मेरे को सांस लेने में, हाँ आई वुड से मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, मुझे ऐसा लगता था, लेकिन ऐसे बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे सेप्टोप्लास्टी करानी पड़ती। और ना ही मुझे स्नोरिंग बहुत ज्यादा होती थी। हाँ, नेजल कंजेशन मेरे को रहता था, बट मे बी वो मुझे साइनस की वजह से भी हो सकता है। मतलब ऐसा डॉक्टर ने बोला था, तो मैंने सीटी कराया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको साइनस भी है, तो मे बी वो उसकी वजह से भी होता। या मैं थोड़ा, मेरी इम्यूनिटी भी वीक है, तो मुझे नेजल कंजेशन और जुकाम वगैरह बहुत कॉमनली हो जाता है। सो ऐसा कोई बिग डील नहीं थी, मुझे कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे सेप्टोप्लास्टी करवानी पड़ती। लेकिन मैंने क्यों कराई? मैं आपको बिल्कुल शुरू से शुरू करती हूँ, शुरू से बताती हूँ कि क्या चीज़ थी। लेट्स कम विद मी गाइस। और अगर तुम देखते-देखते बोर हो जाओ तो थोड़ा खाने-पीने की चीज़ें लेके बैठना साथ में, ताकि तुम्हें थोड़ा मज़ा आए देखने में, बिकॉज़ इट्स काइंड ऑफ अ स्टोरी टाइम। या ओके, मैं बता रही थी कि मैंने सेप्टोप्लास्टी क्यों कराई। देखो, मैं शुरू से अगर आपको बताऊँ तो मुझे प्रॉब्लम कभी भी नाक में नहीं थी, मुझे प्रॉब्लम थी अपने टूथ पे। मेरा फ्रंट दिस टूथ इंसाइजर जिसे हम बोलते हैं, मुझे उसमें दिक्कत थी। राइट अपर राइट इंसाइजर, ठीक है। ये दिक्कत थी मुझे काफी टाइम से, लाइक आज तो 2026 चल रहा है, ये सेप्टोप्लास्टी मैंने कराई थी 2024 में। और आप लगा लो कि मुझे ये था 2-3 साल, 2 साल तो आप लगा लो, तब से मुझे ये दिक्कत थी इस दांत में, 2022 लगा लो। तो मुझे इस दांत में से ही दर्द शुरू हुआ था। तो मुझे लगा कि भाई दांत का दर्द है तो आई शुड गो फॉर लाइक एक डेंटिस्ट के पास मुझे जाना चाहिए। सबसे पहला मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था डेंटिस्ट। तो मैं डेंटिस्ट के पास गई, सबसे पहले मैंने उन्हें बोला कि मुझे ऐसे ऐसे इस दांत में दर्द हो रहा है, तो प्लीज आप उसे देख लो। तो उन्होंने जब देखा, एग्जामिन किया, उन्होंने एक्सरे किया, तो उन्होंने मुझे सीधा बोला कि इस दांत में कोई भी दिक्कत नहीं है। लाइक इसमें जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते कि कीड़ा लग गया या ऐसा भी कुछ उन्हें अंदर खराब नहीं लगा। दांत वॉज इंटैक्ट, दांत वॉज नॉर्मल, दांत में सब कुछ ठीक था। लेकिन द थिंग इज कि मुझे तो बहुत दर्द हो रहा था, और ऐसा भी नहीं था कि हल्का हल्का दर्द है, इट वॉज एक्सट्रीम, बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा कि डॉक्टर, अब मुझे तो दर्द हो रहा है तो आप कुछ तो कर दो इसमें। तो उन्होंने कहा ठीक है, दांत पे वैसे तो कुछ है नहीं, बट फिर भी हम आरसीटी कर देते हैं, मे बी आपको उस चीज से रिलीफ मिल जाए। तो आई गॉट माई आरसीटी डन। आरसीटी होने के बाद भी, अब अगर आपको आरसीटी नहीं पता तो लेट मी टेल यू, आरसीटी इज रूट कैनाल ट्रीटमेंट, और मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन पिक्चर भी लगा दूंगी ताकि आपको और क्लियर हो जाए। उसमें वो, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो नसों का इलाज करते हैं, जिससे हमें जो भी पेट वाली नस है उसको रिलीफ मिल सके। तो आप ये पढ़ लेना, मैं लगा दूंगी स्क्रीनशॉट, तो आपको क्लियर हो जाएगी चीजें कि आरसीटी क्या होती है। तो मैंने वो आरसीटी कराई, एंड दिस वाज नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम आई गॉट एन आरसीटी डन। मेरी इससे पहले भी 3, 4, 5
कम से कम 4 आरसीटी तो हुई थी और मेरे काफ़ी दाँत भी निकले थे, एक्सट्रैक्ट हुए थे जब मैं छोटी थी। मतलब मेरे को दाँतों की प्रॉब्लम बहुत छोटे से थी। जब मैं छोटी थी, लाइक आप लगा लो 4th-5th क्लास में होंगी, तब से मेरे को दाँतों की दिक्कत थी, तो तब से मेरा ऐसे कंटीन्यूअस इलाज चलता था। आज मेरा ये दाँत खराब हो गया, फिर ये हो गया, कभी ये वो, तो मेरे काफ़ी दाँतों में ऐसे प्रॉब्लम रही है, तो उनका इलाज चलता रहता था। कभी आरसीटी, कभी एक्सट्रैक्शन, आरसीटी, तो यही होता रहता था। तो फिर मैंने इस दाँत की आरसीटी करा ली, बट मुझे फिर भी कोई पेन रिलीफ नहीं मिला। सो थिंकिंग दैट कि मैंने एक क्लिनिक से कराया है, मेरे घर के पास ही एक क्लिनिक था, तो मैंने वहाँ से वो करा लिया था। तो मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आई कि मे बी आई शुड ट्राई इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज़ वेल, कि वो लोग क्या बोलते हैं, मे बी उन्हें कुछ पता लगे। तो मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई दिखाने के लिए, तो उनको भी मैंने दिखाया। उन्होंने बोला कि आपके दाँत में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने आरसीटी भी करा ली, उससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और आपका दाँत ठीक है बिल्कुल, आरसीटी भी बिल्कुल ठीक हुई है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन दे सजेस्टेड मी कि यू शुड गो फॉर ईएनटी, लाइक आपको ईएनटी डिपार्टमेंट में दिखाना चाहिए, आपको जो भी दिक्कत हो रही है। अब ईएनटी अगर मैं आपको बताऊँ, आई नो आप लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए बताती हूँ। ईएनटी इज़ अ डिपार्टमेंट जहाँ पे ईयर, नोज़ एंड थ्रोट देखा जाता है। जब मैं ईएनटी में दिखाने गई, द डॉक्टर सजेस्टेड मी कि मे बी दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ साइनस। हो सकता है कि जिस तरीके का मुझे पेन हो रहा है, बिकॉज़ मेरा पेन होता था, दाँत से होता था, पूरा ऐसे नर्व्स में जाता था, फिर सर में होता था और इवन मेरे नेक, शोल्डर, मतलब ये तो अलग ही है, बट होता था मेरे को, काफ़ी पूरा फैलता था वो पेन। तो उन्हें लगा कि मे बी ये साइनस हो सकता है, तो उन्होंने मेरे को सीटी कराने के लिए बोला। और मुझे पहले दवाइयाँ चलाई थी, कुछ भी कराने से पहले मुझे मेडिसिन्स दी थी, तो मेडिसिन से वही लगा लो आप 100 में से मुझे लाइक 10-20% फ़र्क पड़ता था। लेकिन ऐसा था कि जब दवाई खाऊँगी तभी ठीक है, अगर मैंने एक बार भी दवाई छोड़ दी तो वो दर्द वापस से होता था। सो मुझे नहीं लगा कि यार ये एक लॉन्ग टर्म कोई इसका इलाज है, तो मैंने वापस उनको बोला कि मुझे ऐसा कुछ ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ रहा, तो फिर उन्होंने सीटी वग़ैरह कराया एंड शी सजेस्टेड कि आपका हो सकता है साइनस की प्रॉब्लम हो, आपके साइनसेस हो। फिर जब सीटी आया, सीटी की रिपोर्ट आई सीटी स्कैन की, तो उन्होंने देखा कि भाई जो नेज़ल सेप्टम है वो थोड़ा-सा डेविएटेड है, जो कि मैंने आपको बताया नॉर्मल होता है। लेकिन क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही थी उस चीज़ से, मुझे दर्द हो रहा था, तो शी थॉट कि भाई वो उस चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है। तो शी सजेस्टेड मी कि आपको सेप्टोप्लास्टी करानी पड़ेगी और दूसरी चीज़ सेप्टोप्लास्टी में आपका नेज़ल सेप्टम तो सीधा होगा, साथ में आपके नोज़ में कुछ ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन से हैं, मासेस ऐसे बन गए हैं कुछ, जिनको कॉन्कावल्यूसास बोलते हैं। मैं उनके पिक्चर भी लगा दूँगी, उनका डिस्क्रिप्शन, ताकि आपको क्लियर समझ आए। तो वो कॉन्कास भी हम रिमूव करेंगे, आपका नेज़ल सेप्टम ठीक करेंगे और साइनसेस भी क्लियर करेंगे। एज़ पर हर मुझे साइनस भी था, ठीक है? तो उन्होंने इन 3 चीज़ों के लिए मुझे सर्जरी के लिए बोला कि आपको सर्जरी करवानी है। मुझे लगा ठीक है भाई, मैंने इससे पहले मैंने 2-3 3-4 जगह दिखा चुकी थी। मुझे लगा यार मे बी दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन, सर्जरी से ही मुझे ठीक होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सर्जरी के लिए ऑप्ट करती हूँ। तो मुझे उन्होंने ऐसे डेट-वेट दी सर्जरी के लिए, तो मैंने वो चीज़ करा ली। और उन्होंने फिर ऐसे पूछा कि आपका क्या कोई इंश्योरेंस वगैरह है कि आप उसके साथ जाना चाहोगे? आप, अगर मैं आपको ये स्टोरी बताऊँगी तो इसमें तो इतना गंदा कटा मेरा, मतलब ये तो एक अलग ही स्टोरी है, तो वो मैं आपको कभी बाद में बताऊँगी। तो मैंने उनको बताया कि हाँ, ऐसा-ऐसा मेरे पास इंश्योरेंस है, तो आप उससे मैं ऑप्ट कर सकती हूँ सर्जरी के लिए, ठीक है। मुझे सर्जरी की डेट दे दी गई। मुझे, अब जैसे मैंने बताया कि इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 इयर्स और मुझे चीज़ें क्लियरली याद तो नहीं है, बट मेरी सर्जरी हुई थी सितंबर में आई गेस, और या तो 1 तारीख को हुई थी या 2 तारीख को हुई थी, ऐसा ही कुछ था। 1-2 तारीख को मेरी सर्जरी हुई थी, होने वाली थी, ठीक है? मुझे बोला कि ठीक है, आपकी इस दिन सर्जरी है और आप 1 दिन पहले आके एडमिट हो जाना। नॉट 1 दिन पहले, उस सर्जरी के मॉर्निंग में आके आप एडमिट हो जाना। अर्ली मॉर्निंग लाइक 8-9 बजे, क्योंकि मेरी सर्जरी शायद 1-2 बजे शुरू हुई थी। तो ठीक है, मैं उस दिन आई, मम्मी के साथ गई और मैं वहाँ पे एडमिट हो गई। उसके बाद थोड़ा वेट किया, फिर डॉक्टर आए तो उन्होंने मुझे बुलाया सर्जरी के लिए। आई वेंट फॉर दिस सर्जरी। अगर मैं आपको अपना वो एक्सपीरियंस बताऊँ स्पेसिफिक, तो इट वाज़ नॉट वेरी हॉरिफाइंग कि ओह गॉड! मतलब कुछ बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, ऐसा तो नहीं था। आई न्यू कि कुछ ऐसा छोटा-मोटा ऑपरेशन है, बट यार आफ्टर ऑल ऑपरेशन ऑपरेशन होता है, थोड़ा बहुत तो डर सबको लगता है। तो वो सुबह से जो लाइक ऐसे कैन्युला होता है वो लगा दिया था उन्होंने, और मुझे बहुत बुरा लगता है कैन्युला। तो उसमें उन्होंने इंजेक्शंस भी मुझे डाल दिए थे, दवाई भी दे दी थी, लाइक वो पूरा लगाते ही हैं,
सेटअप, तो उन्होंने दवाई दी थी और इंजेक्शन दिए थे। उन्होंने चेक किया था पहले कि कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है, तो 2-3 इंजेक्शन उन्होंने दिए थे दवाई के साथ। तो वो सब हुआ। तो फिर जब मैं सर्जरी गई, मेरे को ऐसे कपड़े चेंज करवाए, फिर मुझे बुलाया सर्जरी के लिए। और जब मैं वहां पे गई तो उन्होंने मुझे ऐसे लिटाया और फिर मुझे ना डर लग गया, क्योंकि भाई जैसे मैं लेटी उन्होंने मेरे हाथ भी ऐसे मतलब ऐसे कुछ किसी से तो ऐसे बिल्कुल बांध दिए और मैं बिल्कुल ऐसे लेटी हुई थी और मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा यार ऐसा क्यों करा, मतलब कुछ बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है क्या, कुछ बहुत एक्सट्रीम होने वाला है। तो मैं थोड़ा डर गई उस टाइम पे, और कैन्युला तो लगा ही हुआ था। उन्होंने मुझे फिर बेहोशी के लिए इंजेक्शन लगाया, एनेस्थीसिया दिया। मुझे पहले ऐसा लगा था यार कहीं वो मेरे बैक पे ना इंजेक्शन लगा दे बेहोश एनेस्थीसिया के लिए। बट वो बहुत सही था कि उन्होंने जो ग्लूकोज बॉटल थी उसी में उन्होंने वो एनेस्थीसिया का इंजेक्ट किया। और आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट इवन लाइंग, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मैं बेहोश। मुझे पता ही नहीं चला कि भाई वो डलते ही एकदम इंस्टेंट ऐसा असर किया कि मैं तो बेहोश हो गई। और जैसे मैंने आपको बताया कि लाइक 60 to 90 मिनट से सर्जरी चलती है, और मेरे भी शायद इतना ही टाइम लगा था। तो मेरे लिए मम्मी और दीदी मेरे साथ आए थे, तो वो मेरा बाहर वेट कर रहे थे। तो जब मेरी सर्जरी हो गई, सर्जरी के बाद जो भी निकला नोज से, लाइक उसमें कुछ मांसेस के ऐसे टुकड़े थे और छोटे छोटे ऐसे कार्टिलेज थे या कुछ तो थे। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें दिखाया था कि भाई ये चीज निकली है, और साथ में भी कुछ कुछ तो था, तो उन्होंने देखा। अब उन्होंने फोटो नहीं ली, क्योंकि भाई दे वर एक्सट्रीमली लाइक इमोशनल एट दैट टाइम, आई वुड से। उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था। और लेट मी टेल यू गाइस पहले कि आई एम एक्सट्रीमली क्लॉस्ट्रोफोबिक। लाइक मुझे, अगर मैं कोई ऐसा वीडियो भी देखती हूँ ना कि जहाँ पे कोई इंसान इतनी छोटी सी जगह पे है, अगर आपने भी देखा होगा कि वो बहुत छोटी छोटी केव्स में जाते हैं, मतलब मुझे वो देख के ही बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि मुझे सांस नहीं आ रही उन्हें देख के। लाइक अगर मैं अभी भी मैं इस बारे में बात कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा हो रहा है कि भाई मुझे सांस नहीं आ रही, तो आई एम एक्सट्रीमली क्लॉस्ट्रोफोबिक। तो जब सर्जरी हो गई, मुझे तो ऑफ कोर्स होश नहीं था, और इससे होश नहीं आता, आपको कुछ घंटों बाद होश आता है। और सर्जरी के बाद आप अगर कभी ऐसे पिक्चर सर्च करोगे तो आपकी पूरी नोज ब्लॉक हो जाती है। लाइक वो अंदर भी स्टफ करते हैं, ऊपर से भी पूरा कवर करते हैं। अगर आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा तो मैंने ऐसे क्लियरली दिखाया है, तो वो नोज पूरा ब्लॉक रहता है। ओ गॉड। और मैं बहुत ज्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, मेरी नाक बंद हो गई, अब मुझे पूरे टाइम मुंह से सांस लेनी थी। मैं आपको बताती हूँ, मुझे ये सर्जरी कराने से पहले सबसे ज्यादा इस चीज से ही डर लग रहा था कि चलो सब ठीक है, सर्जरी हो जाएगी ये वो, लेकिन मैं सांस कैसे लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इस चीज में। फिर मैं बाहर आई बट मुझे होश नहीं था, मेरी नोज पूरी ब्लॉक थी। मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर बाहर थे, और मतलब मेरी, मुझे तो नहीं कुछ याद है, वो मुझे बताते हैं कि मेरी ऐसी हालत थी कि बहुत ज्यादा, जैसे कोई किसी चीज के लिए तड़पता है ना, लिटरली आई वाज डूइंग दैट। मैं ऐसे तड़प रही थी सांस लेने के लिए, मुझे उन्होंने बताया था। और मुझे देख के वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि ऐसा उन्होंने देखा नहीं है। ऑफ कोर्स मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो देख के होता होगा उन्हें। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था, मैं रोई भी जा रही थी। अब रोना तो नहीं था, क्योंकि भाई अगर आप रोओगे तो आपके नाक से भी अ, पानी आएगा, तो और वो गीली नहीं होनी चाहिए चीज़, वो खराब हो जाएगी। बट मैं कॉन्टिन्यूअसली रोई जा रही। फिर मुझे थोड़ा-थोड़ा बाद में होश आया था, डॉक्टर मुझे दिख रही थी, वो मुझे बोल रही थी कि रोना नहीं है, बिल्कुल भी रोना नहीं है, खराब हो जाएगा। लेकिन मैं पता नहीं मैं क्यों रोई जा रही थी। और इवन मुझे होश नहीं था, तो आई वाज़ यूरिनेटिंग एज़ वेल, ऐसे ही बिल्कुल। तो ये सब ऐसा चल रहा था। तो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट, वो सीन, वो टाइम मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था, इफ आई वुड से। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर जब मेरी सर्जरी हो गई, मुझे ओटी से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उसी के कुछ टाइम बाद ही मैं वार्ड में चली गई थी। अब एक दिन तो रहना ही पड़ता है, क्योंकि इंस्टेंटली सर्जरी हुई, तो वो इंस्टेंट रिलीज करना ही करेंगे ऑफ कोर्स। तो आई एम टेलिंग यू, वो रात मेरी वन ऑफ द वर्स्ट नाइट थी। पहली चीज, एक तो मेरे को सांस नहीं ली जा रही, क्योंकि मेरा पूरा नोज ब्लॉक्ड था, पूरा नोज बंद था। इवन यहाँ तक, आई वुड से, मैं अगर आपको बताऊंगी, पूरा यहाँ तक बंद था। ठीक है, उसके मैं यहाँ पिक्चर्स लगा दूंगी, अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। और दूसरी चीज, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, मेरा गला इतना ज्यादा सूख रहा था, मतलब मिनट मिनट में ऐसा लग रहा था मैं किसी रेगिस्तान में हूँ। ऐसा लग रहा था, बिल्कुल सूखा गला लग रहा था।
अब पानी पी रही थी, पानी पीने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी बिकॉज़ चीज़ें नॉर्मल नहीं थी। तो वो रात आई नो कि मैंने कैसे काटी है, बहुत ही बेकार थी। बट जैसे-तैसे मेरी मम्मी मेरे साथ थी, तो बस कर लिया। मेरे को हो रहा था कि यार बस जल्दी से ही खत्म हो जाए। नींद भी नहीं आ पा रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स यार आप अगर अनकंफर्टेबल होते हो, आपको कुछ दिक्कत हो रही होती है, तो आप नहीं सो पाते। तो वो मेरे साथ वही चीज़ हो रही थी। ठीक है, फिर ऐसे जैसे-तैसे हो गई, सुबह हो गई। अब नेक्स्ट डे मेरे को डिस्चार्ज होना था। तो डिस्चार्ज होना था, उससे पहले डॉक्टर ड्रेसिंग के लिए आए सुबह लाइक 9-10 बजे या 11 बजे ऐसे कुछ डॉक्टर आए थे ड्रेसिंग के लिए। मैं आपको बताऊँगी एक बड़ा ही हॉरिफाइंग सीन हुआ था मेरे साथ इस टाइम। पहली बात तो मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि डॉक्टर मेरी ड्रेसिंग करे बिकॉज़ मुझे पता था यार वो सब निकालेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा। मेरे को उसे सोच के ही बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट अब मना तो मैं कर नहीं सकती थी, कराना तो था ही। अब डॉक्टर आए, पहले तो मैं बहुत ऐसे पीछे-पीछे को जा रही थी, मैं करा नहीं रही थी। मैं ऐसे बेड में जो वार्ड का बेड था, मैं उसमें बैठी हुई थी। तो फिर डॉक्टर आए, उन्होंने पहले बाहर से जो भी उन्होंने बैंडेजेस लगाए थे, वो सब उन्होंने हटाए। जो भी पट्टी-वट्टी थी, उन्होंने बाहर से हटाए। फिर उन्होंने अंदर जो अंदर नॉस्ट्रिल्स में डाली थी, वो बहुत-बहुत अंदर तक डाली थी। जब उन्होंने वो निकाले ना, आई एम टेलिंग यू, जो मैंने हॉस्पिटल वाले कपड़े पहन रखे थे, अंदर का सारा एकदम ऐसे निकला, जैसे कि नल में से पानी निकलता है। उसमें ब्लड था, उसमें पानी सा कुछ-कुछ तो था। आई डोंट नो क्या था वो, बट वो एकदम ऐसे निकला और भाई उसको देख के तो मैं ऐसे डर गई। मेरे को तो बहुत अजीब हो गया। मेरे को अगर दर्द तो ऑफ कोर्स हो रहा था यार, लेकिन अगर दर्द नहीं भी हो रहा था ना, वो देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया। ओ भाई ये क्या हो गया मेरे साथ टाइप से ऐसा वाला। पर ठीक है, अब कराना तो था ही। फिर डॉक्टर ने दोबारा उसे ऐसे स्टफ़ किया अंदर, स्टफिंग की और फिर वापस से उसे बंद कर दिया। और फिर मुझे बोला था कि आपको 2-3 दिन तक 2 दिन तक आई गेस ये लगा रहने देना है, उसके बाद वो हटाएँगे इसको। फिर चेक कि भाई कैसी रिकवरी है, क्या वो निकाल सकते हैं या नहीं, तो उस हिसाब से वो आगे प्रोसीड करते हैं। जब ऐसे ड्रेसिंग वगैरह हो गई, तो उन्होंने मुझे ऐसे डिस्चार्ज करने के लिए बोला कि अब आप जा सकते हो। वो सारा पेपर वर्क वगैरह हुआ। डॉक्टर ने मुझे साथ में कुछ मेडिसिन्स दिए हुए थे और उन्होंने मुझे उसके बाद अपने पर्सनल क्लिनिक में बुलाया था। तब तो मैंने ये ऑपरेशन हॉस्पिटल में हुआ था, बट उन्होंने मुझे पर्सनल अपने क्लिनिक में बुलाया था आगे की चीज़ों के लिए। तो 2-3 दिन के बाद मैं क्लिनिक में गई थी, तो उन्होंने वो सारी ड्रेसिंग वगैरह हटाई और आई एम टेलिंग यू वो निकालने में भी ना बहुत दर्द हुआ था भाई। मतलब मैं अगर आपको फीलिंग एक्सप्रेस करूँ, वो ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था दिमाग से वो चीज़ वो दिमाग में चली गई है और दिमाग से कोई कुछ खींच के निकाल रहा है। वो भी बहुत पेनफुल था, मुझे बिल्कुल मन नहीं करता था जब जाना पड़ता था ना, डॉक्टर बुलाती थी कि अच्छा अब आप आना। मेरे को बिल्कुल मन नहीं करता था, बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें तो करवानी ही थी। तो जब ऐसे ड्रेसिंग वगैरह करते थे, वो थोड़ा क्लीन करते थे और साथ में उन्होंने मुझे भी क्लीन करने के लिए ऐसे कुछ सॉल्यूशन दिया था, जिससे मुझे डेली ऐसे नोज़ अपनी क्लीन करनी थी। अब इनिशियली जब मैं क्लीन करती थी, उसमें वो सॉल्ट वाटर से करना होता था और उसमें से पंप टाइप होता था, तो वो प्रेशर से अंदर जाता था वाटर और फिर वो क्लीन करता था। और इनिशियली तो बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लड निकलता था, क्लीन करते टाइम, और फिर वो धीरे-धीरे नॉर्मल हो गया। तो ऐसे 2-3 बार डॉक्टर ने मुझे ऐसे देखने के लिए बुलाया और ड्रेसिंग के लिए बुलाया। फिर जितनी बार भी मैं वहाँ जाती थी, तो वही होता था, वो ऐसे क्लीन करते थे, वो अंदर से ऐसे निकालते थे। तो बड़ा पेनफुल सा रहता था वो चीज़। फिर डॉक्टर ने ऐसे बोला कि हाँ, ठीक है, आपका तो सर्जरी बहुत अच्छा हुआ है, बिल्कुल क्लीन हुआ है, कोई भी ऐसे दिक्कत वगैरह नहीं है। तो कुछ टाइम तक उन्होंने मुझे मेडिसिन्स खाने के लिए दी, तो फिर वो मेरी मेडिसिन्स चल रही थी। सो दिस वाज़ द रीज़न मैंने अपनी सेप्टोप्लास्टी करवाई थी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर आई गॉट इट डन फ्रॉम? ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये कहाँ से कराई थी। तो जैसे मैंने आपको थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट दिया था कि मैंने उस सर्जरी के लिए अपना इंश्योरेंस यूज़ किया था। तो डॉक्टर ने मुझे, अब ऑफ कोर्स डॉक्टर जहाँ-जहाँ हॉस्पिटल में बैठते हैं, वो वहीं पे मुझे बताएँगे कि यहाँ-यहाँ मैं हूँ। अब आप अपने इंश्योरेंस के हिसाब से देख लो कि कौन-सा हॉस्पिटल आपको पड़ रहा है। आप वो डिसाइड करके मुझे बता देना। तो उसमें 2 हॉस्पिटल्स थे। एक तो मैक्स, जो कि आई नो सब लोग जानते होंगे, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और दूसरा था बिमला देवी हॉस्पिटल, जो कि मेरे घर के बहुत पास है। तो जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट कि भाई मेरे घर के पास है, आना-जाना बहुत कन्वीनिएंट रहेगा, तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है, यहाँ पे करा लेते हैं। एंड एक और चीज़ है, जब डॉक्टर ने बताया था कि अच्छा आपको, उन्होंने एक राउंड फिगर बता दिया था कि अच्छा आपको 1 तक का ये लग जाएगा इसमें, अगर आप सब कुछ मिलाओगे लाइक 1 लाख तक, इसमें लग जाएगा अगर आप सर्जरी वगैरह सारी चीज़ें मिलाते हो। और ये उन्होंने वो अमाउंट बताया था, वो हॉस्पिटल जो मेरे घर के पास है।
मैक्स के लिए ऑफ कोर्स वो थोड़ा-सा हायर साइड पे था, तो ये पॉइंट भी मेरे दिमाग में था कि यार क्यों, अगर सेम ही चीज़ है, डॉक्टर सेम है दोनों जगह पे, तो चीज़ सेम ही होगा। और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि जो वो बिमला देवी हॉस्पिटल है, जो मेरे घर के पास है, वो वहाँ का ओटी इज़ बेटर देन मैक्स। अब उन्होंने मुझे बोला था, आई डोंट नो कुछ होगा। तो फिर मैंने सारे चीज़ों को माइंड में रखते हुए ये डिसीजन लिया, और मेरे घर वालों ने भी बोला कि ठीक है, हम मैक्स की जगह इस हॉस्पिटल में करवा लेते हैं। सो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ कि मैंने कहाँ से कराया था, तो आई डन इट फ्रॉम अ हॉस्पिटल व्हिच इज़ वेरी नियर टू माय प्लेस कॉल्ड बिमला देवी हॉस्पिटल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इट वेंट। वैसे ऑलरेडी मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बता ही दिया है कि भाई कैसे-कैसे मेरी सर्जरी हुई थी, हाउ इट वेंट। बट मैं इसमें साथ में ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि कितना मुझे हील करने में टाइम लगा, या कितने दिन में कितना इम्प्रूवमेंट था, ये वो, तो मैं आपको वो चीज़ भी बता देती हूँ। सो मुझे याद है कुछ क्वेश्चन मेरे पास इससे आए थे कि भाई प्रॉपर ठीक होने में कितना टाइम लगता है, क्या 1 हफ्ते में हो जाता है? कैसी आपकी हीलिंग रही थी इस चीज़ के बाद? तो लेट मी क्लियर यू दैट। मैंने जैसे अगर 2 तारीख को वो कराया था या 1 तारीख को वो कराया था, तो आप लगा लो 2 दिन तो वो ड्रेस, वो पट्टी वगैरह सब रहता ही है। तो वो बहुत चीज़ आई वुड से बहुत वल्नरेबल, बहुत नाज़ुक रहती है, और ऐसा लगता है ओह! अभी कुछ भी इसमें टच हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत है, और लिटरली ऐसा होता है। अगर थोड़ा-सा भी हाथ भी लग जाता था ना, तो बड़ा दर्द होता था। तो उस टाइम आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ता है। तो 1 हफ्ता तो आप मान के चलो मिनिमम। वैसे तो 1 हफ्ते में कुछ नहीं होता, बट 1 हफ्ता आपको बहुत सीवियर टाइप का ऐसा लगेगा कि भाई हाँ, अभी-अभी कुछ तो हुआ है, कुछ तो मैंने कराया है। और अगर आप मुझसे पूछो कि आप प्रॉपरली कितना टाइम में हील हो जाओगे, तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। आई वुड से कि भाई 2-3 महीने में भी आपको नॉर्मल फ़ील नहीं होता। आपको फ़ील होता है कि भाई ये चीज़ अभी भी नाज़ुक है, मैं नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकती इस चीज़ के लिए। तो आप लगा के चलो कि आपको उसे थोड़ा टाइम तो हील होने के लिए देना ही पड़ेगा, वो बहुत क्विकली नहीं होता। विद दिस वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड यू कंसिडर डूइंग दैट? ओके, सो नाइस क्वेश्चन आई वुड से। क्या आपको ये कंसिडर करना चाहिए, क्या आपको सेप्टोप्लास्टी करवानी चाहिए? देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछोगे, तो मैं बोलूँगी नहीं, मत करवाओ। अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ बहुत सीवियर दिक्कत है, लाइक आप सांस ले ही नहीं पा रहे हो, आपका नेजल ऐसा कंजेस्टेड है कि आपको नहीं सांस आ रही है, आपको बहुत बहुत दिक्कत हो रही है। अगर आपके कुछ एक्सट्रीम लेवल पे कोई चीज नहीं गई ना, डोंट गो फॉर इट। और मैं तो कहूंगी डोंट गो फॉर एनी सर्जरी। अगर आपको कुछ नहीं मिलता, ये ही आखिरी ऑप्शन बचा है, देन ओनली आप वो कंसिडर करो, वरना आप नेचुरली कोई उस चीज को हील करने का, ठीक करने का कुछ भी तरीका ढूंढो, कुछ भी ऑल्टरनेटिव ढूंढो, बट करो। सर्जरी शुड बी द लास्ट ऑप्शन फॉर एनीथिंग। ऐसा बोलते हैं कि कोई भी बॉडी पार्ट को अगर छेड़ाखानी की जाए, लाइक छेड़ाखानी मतलब ऑपरेशन किया जाए, तो वो कभी चीज बेटर नहीं हो पाती, नेचुरल नहीं होती, ऑफ कोर्स बात, वो चीज बेटर नहीं हो पाती, वो चीज खराब ही हो जाती है। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि मुझे नाक में कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे एज सच अपने बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग इश्यूज़ नहीं होते थे, या कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब मेरे को अभी भी, पहले मेरे को बिल्कुल नॉर्मल फ़ील होता था, लेकिन अब मुझे नॉर्मल फ़ील नहीं होता अपनी नाक में। मुझे कुछ अलग फ़ील होता है, लाइक अगर मैं कहीं बाइक में बैठ के कहीं जा रही हूँ या कहीं से बाहर जा रही हूँ, बहुत तेज़ की हवा चल रही है, तो वो मेरी नोज़ में उस चीज़ से दिक्कत होती है। या और भी ऐसी चीज़ें जो होती हैं, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप डायरेक्टली इस चीज़ के लिए मत जाओ। आप और चीज़ें ट्राई करो अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई ऑप्शन ही ना बचे, ठीक है? लेकिन मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि जैसे पहले मेरे को बहुत ज़्यादा जुकाम वगैरह होता था, तो उसमें आई वुड से कि मुझे थोड़ा रिलीफ है। लेकिन फिर भी मैं आपको नहीं बोलूँगी, मुझे तो लगता है कि मुझे भी नहीं करानी चाहिए थी। मेरे तो बहुत सारे रीज़न्स हैं ये सोचने के कि मुझे नहीं करानी चाहिए थी। जैसे मैंने आपको बोला, मेरा वो इंश्योरेंस वाला भी कुछ सीन हो गया था बहुत ही। तो मेरा सजेशन तो आपके लिए यही रहेगा। बाकी आप खुद को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, आपको अपनी तकलीफ ज़्यादा पता है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कुछ भी चीज़ करना। आप खुद खुद ही कुछ ऐसा अपना दिमाग मत लगा लेना कि यार मेरे को लगता है कि भाई इससे ठीक हो जाएगा, सीधे ऑपरेशन करा लो। नहीं, ऑपरेशन शुड बी द लास्ट ऑप्शन फॉर एनीथिंग।
Okay, so moving on to the next question, are there any better alternatives for it? ये स्पेसिफिक है लाइक उन लोगों के लिए जिनको साइनस की प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई आप नेजल सेप्टम का तो कुछ नहीं कर सकते, वो हड्डी अगर टेढ़ी है तो आप उसे ठीक नहीं कर सकते, और वैसे भी अगर आपको दिक्कत नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टेढ़ी है कोई बात नहीं, सीधी है कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। अब ये चीज साइनस जिन लोगों को होता है उनके लिए है कि भाई क्या आप सेप्टोप्लास्टी के लिए जाओ, या आप कोई बेटर ऑल्टरनेटिव्स नेचुरली ढूंढ सकते हो उस चीज को ठीक करने के लिए। तो I've heard कि योगा इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर साइनस, जो कि आपको हेल्प कर सकती है उस चीज में। आप योगा करोगे आपको काफी इम्प्रूवमेंट दिखेगा उस चीज में, क्योंकि मैंने ये लोगों से सुना है जिनको साइनस होता है, तो दे टोल्ड मी कि भाई योगा हेल्प्स इन इट। साथ में और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आप सलाइन इरिगेशन एक चीज होती है, एक मेथड होती है, जो जैसे मैंने बताया था, और डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद मुझे भी बोला था कि सलाइन वाटर में मतलब पानी में नमक डाल के हमें वॉशेस करने हैं, प्रेशर से पानी अंदर डालना है नॉस्ट्रल्स में और उसे वॉशेस करने हैं। तो ये एक मेथड होता है, अगर आप ये चीज करोगे तो जितने भी नोज में एलर्जेंस म्यूकस वगैरह है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वो साइनसेस में भरा नहीं रहेगा, वो चीज क्लियर आउट होती रहेगी, ठीक है। योगा में एक और मेथड होता है इस चीज के लिए, जहाँ आप आई गेस इस नाक से पानी डालते हो और दूसरे से निकलता है, या कुछ कुछ तो ऐसी चीज होती है, मेरे को बहुत डिटेल में नहीं पता, बट आप सर्च कर सकते हो उस चीज को अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। और साथ में आप हॉट टॉवल लेके अपने चीक्स पे, अपने हेड पे साइनस पेन रिलीफ करने के लिए उस चीज को यूज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि जब आप सोते हो तो आप एलिवेटेड पोजिशन में सो, लाइक आप थोड़ा ज्यादा पिलो लगा के ऐसे एलिवेटेड पोजीशन में सो, ताकि आपको जो प्रेशर पड़ेगा वो उतना ना पड़े, ठीक है, साइनस में। साथ में आप हाइड्रेटेड रहो, हाइड्रेशन इज द बेस्ट की, आप हाइड्रेटेड रहो, पानी पीते रहो। आई गेस पानी पीना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पानी तो पीते रहना चाहिए। हालांकि मैं खुद पानी का मेरा इम्पोर्टेंट इंटेक बहुत कम है, बट आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि भाई हाइड्रेटेड रहो, स्पेशली गर्मियों में तो पानी पीते रहो, ठीक है। साथ में जो स्पाइसी फूड होता है आप उसे कम कर सकते हो, ठीक है, उतना स्पाइसी फूड का इंटेक मत करो, नॉर्मल खाना खाओ। और भी बहुत सारे आपको ऐसे ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे, ऐसे नेचुरल तरीके मिल जाएंगे जिससे आप अपना साइनस नेचुरली ठीक कर सकते हो। अगर आप एक पेस में ये चीजें करोगे, डेली बेसिस पे करोगे, कॉन्स्टेंटली करोगे, तो आप उस चीज को ठीक कर सकते हो, आपको सर्जरी के लिए जाने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हाउ मच कॉस्ट, कि भाई इसमें कितना कॉस्ट लगा। अब कॉस्ट की बात है, अगर आप इस चीज के बारे में सोच रहे हो कि भाई मुझे कराना है, तो हर कोई सोचता है कि भाई इसमें कितना हमारा अमाउंट खर्च हो जाएगा। तो अगर मैं आपको इन टोटल बताऊं, सिर्फ सर्जरी का, अपार्ट फ्रॉम ऑल द मेडिसिन और द टेस्ट एंड ऑल, अगर सिर्फ सर्जरी का बताऊं तो मुझे तो 80,000 लग गए थे सिर्फ सर्जरी के लिए। वो भी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कोई बहुत बड़े ऐसे नोन हॉस्पिटल में तो कराया नहीं था, एक बहुत ही नॉर्मल सा हॉस्पिटल था जो कि मेरे घर के पास था, कन्वीनियंट था, तो मैंने वहां कराया। अब वहां पे ही आपको 80 से 90 हजार लग जाएंगे, जो कि मेरे भी लग गए थे। तो आप सोच लो, अगर आप सोच लो कि एक बहुत सही बहुत नोन बड़े हॉस्पिटल में कराओगे तो आपको आराम से आई वुड से 1 से 1.5 लाख रुपए लग जाएगा सिर्फ सर्जरी का। उसमें दवाइयाँ और ये टेस्ट वो कंसल्टेशन, उसके बाद जब आप डॉक्टर को बार बार दिखाओगे तो वो फीस, ये तो अलग चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो इतना तो आप मान के चलो कि अगर आप कराना चाह रहे हो एक अच्छे हॉस्पिटल में, तो 1 से 1.5 लाख कहीं नहीं गया, इतना तो आपका अमाउंट लग ही जाना है, ठीक है। और उसमें साथ में अदर एक्सपेंसेस ऐड कर दो तो आपका 2 तक तो आराम से पहुंच जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही लाइक मतलब हाँ ठीक है 15-20 हजार में हमारा जुगाड़ हो जाएगा, तो ऐसा मत सोचना भाई, इसमें थोड़ा बहुत पैसा तो लगता है। सो अगेन आई एम टेलिंग यू दिस कि इसके लिए बिल्कुल इसे एकदम लास्ट ऑप्शन रखना अपना, ठीक है। अपना अगर कोई भी दिक्कत है आप भाई देखो, सर्च करो, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन, इसके लिए ये उपाय है, इसके लिए ये उपाय, आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी, तो आप उस चीज के लिए जा सकते हो rather than going for it. Okay, so the last question is, did it benefit me? ये क्वेश्चन मुझे काफी बार आया है कि भाई क्या इस चीज से मुझे बेनिफिट हुआ है। तो अगर मैं आपको इसका जवाब दूं, आई वुड से नो। मुझे अगर 100 में से पूछते हो तो मुझे
15-10% ही फर्क पड़ा होगा, वो भी वहां जहां मैंने आपको बताया कि मेरे को नेजल कंजेशन, जुकाम वगैरह बहुत ज्यादा होता था। अब वो थोड़ा कम है, मतलब कम है वो चीज, ठीक है। लेकिन जो मेरा मेन मुद्दा था भाई, मेरे दांत में दर्द होता था बहुत ज्यादा, मेरे वो पूरा ऐसे नर्व्स में ऊपर तक दर्द बढ़ जाता था। वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही था आफ्टर ऑपरेशन एज वेल। तो अब आप सोच सकते हो कि मतलब कितना मेरा कितना दिमाग खराब होता है इस चीज को लेके, कि भाई मैंने एक तो बेमतलब में सर्जरी करा ली, वो भी उस चीज की जो चीज मेरी नॉर्मल थी। मेरी नोज, एक मेरी नोज ही ऐसी मेरे शक्ल में बॉडी पार्ट था जो कि नॉर्मल था, वो भी खराब हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि अब मेरे को नॉर्मल फील नहीं होता, नेचुरल थिंग इज नेचुरल। उसमें छेड़खानी हुई है तो वो आपको हमेशा पता लगेगा कि भाई हाँ इसमें कुछ हुआ था, वो आपको फील कराता रहेगा हमेशा। तो मुझे वो चीज होती है। तो पहली बात तो कि भाई जो मेरा मुद्दा था, मुझे जिस चीज से तकलीफ थी, जो चीज की मुझे प्रॉब्लम थी, वो सॉर्ट हुई ही नहीं। दूसरा, भाई मेरे पैसे भी मतलब में इतने लग गए। और मैं आपको बताऊंगी ये स्टोरी, क्या इंश्योरेंस वाला सीन था मेरा, कि मेरे को वो जितना भी 80-90 था वो मेरे को अपनी जेब से देना पड़ गया। और अगर मुझे पता होता कि मुझे वो देना है तो मैं इसके लिए नहीं जाती, ऑफ कोर्स। तीसरी चीज कि भाई दिमाग असली इसलिए खराब होता है कि चलो ठीक है, करा लिया, ओके, पैसे भी लग गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई वो चीज तो ठीक होती, कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। वो दर्द इवन मैं अभी आज के डेट में भी बता रही हूँ, मुझे वो दर्द वैसे का वैसे ही है, वो बढ़ ही रहा है। तो अब आप सोचो कि मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या ही रहा होगा, ठीक है। और अभी अगर मैं करंटली अपना बताऊं, तो अभी फिलहाल तो मैं एम्स से अपना ट्रीटमेंट करा रही हूँ, क्योंकि अभी तक सॉर्ट नहीं हुआ है। इसका कुछ ऐसे स्पेसिफिक नहीं पता लगा कि भाई क्या एग्जैक्टली क्या चीज है। फिलहाल डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि आपको जैसे जितना भी आपने डेंटल ट्रीटमेंट कराया, आरसीटीज कराई हैं, एक्सट्रैक्शन हुए हैं आपके दांतों का, तो उससे आपकी कोई नर्व्स वगैरह स्टिमुलेट हो गए हैं, तो उस चीज से वो आपको दर्द होता है। तो ठीक है, अब मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ, नहीं चीजें पकड़ में आ रही हैं। तो एम्स में भी मैं जब गई तो मैं आपको बताती हूँ कि पहले मैं डेंटल पे ही गई थी। तो उन्होंने मुझे भेजा था ईएनटी में कि चलो आप वहां पे दिखा दो, क्योंकि हमें ये डेंटल इशू लग ही नहीं रहा। ईएनटी में गई तो उन्होंने भी देख के बोला कि हमारा मेरे को नहीं लग रहा हमको कि ये है, तो आप जाके पेन क्लिनिक में दिखाओ। पेन क्लिनिक इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन एम्स। तो मैं फिलहाल मेरा जो ट्रीटमेंट है वो पेन क्लिनिक से चल रहा है। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन चलाई है मेरी, तो मेडिसिन चल रही है। अब उसमें भी क्या है, जब तक वो मेडिसिन मैं खाती हूँ मेरा दर्द ठीक रहता है। कभी कभी तो फिर भी हो जाता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी थी दर्द होने की वो कम हो गई है, बहुत कम हो गई है अब उससे। और लेकिन चीज वही है, जब तक मैं दवाई खाती हूँ वो ठीक रहता है। अगर मैं एक भी दिन दवाई मिस कर देती हूँ तो वो वापस से चीज दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला इसका कोई ऐसा परमानेंट इलाज तो नहीं है, इसका इलाज है कि आप दवाई खाते रहो। अब उन्होंने मेरी डोज भी बढ़ा दी, इसे बोला था कि काफी लंबे समय तक आपका ये चलता रहेगा, मेडिसिन आपको खानी पड़ेंगी। और अगर आपको फिर भी फर्क नहीं पड़ता तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि हमें इंजेक्शन का यूज करना पड़े। उसमें क्या होता है कि जो हमारी ये नर्व्स होती हैं माइंड में जो जाती हैं, तो इनमें वो ऐसे बाहर से इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि वो चीज सुन्न हो जाए, उसमें कुछ फील ना हो। तो ऑफ कोर्स अगर फील नहीं होगा तो दर्द भी नहीं होगा। तो दिस इज द लास्ट थिंग, लास्ट ऑप्शन जो उन्होंने मुझे मेरा ऐसा बताया है। सो या दैट्स इट। मैं आज काफी ज्यादा बोल ली, हालांकि मैं ज्यादा बातूनी तो नहीं हूँ, बट मुझे आप लोगों के लिए ये वीडियो बनानी थी, तो मैंने जितना भी मुझे अपना एक्सपीरियंस याद था, जितना मैं बता सकती थी, मैंने बता दिया। अगर कुछ भी रह गया हो, कोई भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हो जो आपको पूछने हो, कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में आए, आप बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट आप कर देना। और जैसे मैंने बताया था कि मैं इसका पार्ट 2 भी बताऊंगी, क्योंकि मेरे पास काफी क्वेश्चन आए थे और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके हर क्वेश्चन के हिसाब से स्पेसिफिक आंसर दूं। मे बी जो मैंने ये वीडियो में चीजें बोली है कुछ आपको रिलेटेबल ना लगी हो, या आपने जो सवाल किया हो या आपके दिमाग में जो हो उसका आंसर आपको नहीं मिला हो, तो ऑफ कोर्स मैं उस वीडियो में सारे आपके पूछे गए क्वेश्चंस का ही आंसर देने वाली हूँ। So yeah, I think I'm done with sharing my experience to you guys about my septoplasty journey. आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो। अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसे सवाल घूम रहे हो तो शायद आपको कुछ आंसर मिले हो, इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी ये जान के, क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू दिस।
तो मैं आपको लोगों को समझ सकती हूँ। एंड ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो हियर, एंड आई प्रॉमिस कि मैं बहुत जल्द ही पार्ट 2 लेके आऊंगी जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगी, एंड स्टे ट्यून फॉर दैट टू वॉच दैट वीडियो एज वेल। सो या आई थिंक वी शुड रैप इट अप नाउ, और काफी टाइम भी हो गया, इट्स ऑलमोस्ट 1:20। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, और मैं आपको बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो अंटिल देन, बाय बाय गाइस। अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बिकॉज यू शुड बी प्रायोरिटी फॉर योर सेल्फ, है ना। आपकी हेल्थ, बोलते हैं ना, हेल्थ इज द रियल वेल्थ, एंड दिस इज वेरी ट्रू। ठीक है, तो आई वुड से कि भाई खुश रहो, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू, बाय।